तो लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ सारे टूल्स डिस्कस कर लिए। बायोटेक्नोलॉजी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो बायोटेक्नोलॉजी बहुत बड़ा टर्म है। बायोटेक्नोलॉजी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। हकीकत है कि आपके सिलेबस में बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, भले ही चैप्टर का नाम, बट आपके सिलेबस में जेनेटिक इंजीनियरिंग है। बायोटेक्नोलॉजी अलग अलग फील्ड में भाई साहब। आपका जो पहला चैप्टर है ना, आपको उसका एक पार्ट, बायोटेक का एक पार्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग सिखाया जा रहा है। उसका टेक्नोलॉजी और प्रोसीजर इसका उसका भी ब्रीफ दिया जा रहा है, ब्रीफ बताया जा रहा है आपको, बहुत ज्यादा ये नहीं। तो अब सारे टूल्स पढ़ने के बाद एंजाइम्स पढ़ाया मैंने आपको, है उसमें इंपॉर्टेंट एंजाइम रेसिस्टेंट न्यूक्लियस पढ़ाया मैंने आपको, वेक्टर डीएनए पढ़ाया, पैसेंजर डीएनए पढ़ाया और होस्ट सेल्स पढ़ाया। अब प्रोसीजर बताते हैं कि अगर आप बीइंग ए जेनेटिक इंजीनियर, सपोज दैट कि आप जेनेटिक इंजीनियर हैं, आप रिसर्चर हैं और आप बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड करेंगे। तो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, मतलब अब आपको मैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जीन ट्रांसफर का टेक्निक पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग दो चीजों पर चलती है। एक तो आरडीएनए बनाना, मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना, बना लिया तो कैसे बनेगा उसमें भी हम सारे स्टेप सीखेंगे। दूसरा, आरडीएनए बना लेने के बाद उसको क्या करोगे, रख दोगे अलमीरा में, नहीं ना, उसको ट्रांसफर करोगे कहां, टू द होस्ट सेल। तो अब मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं कि पहले आप आरडीएनए बनाएंगे कैसे, जिसका सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। चलो, आप डीएनए आइसोलेट करना चाह रहे हैं, राइट, कैसे करेंगे आप, अच्छा बताओ आप कौन सा डीएनए आइसोलेट करना चाह रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। वही फॉर एग्जांपल वही वाला लेके चलने दो, आपका इंटरेस्ट किसमें है, ह्यूमन के अंदर ग्रोथ हार्मोन जीन में आपका इंटरेस्ट है, उसी पर्टिकुलर डीएनए में इंटरेस्ट है। तो आप उसको आइसोलेट कैसे करोगे। तो आपके सामने तो मिक्सचर ऑफ आपके सामने तो सेल है, सपोज दैट आपके सामने तो सेल है। अब देखो भाई, एक ऑर्गेनिज्म से सेल आइसोलेट करने तक का भी प्रोसीजर होगा ना यार, मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर चैप्टर हम आउट ऑफ वो चले जाएंगे रेंज, फिर मैं थोड़ा डेविएट हो जाऊंगा पास से। मैं चाहूँ तो वो भी डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन आप सपोज करो कि मैंने ये सेल आइसोलेट कर लिया, जिस सेल में आपका वो इंटरेस्ट ऑफ क्या है, डीएनए है, पहले डीएनए डीएनए डीएनए, और उस डीएनए में क्या है, जीन। तो मुझे बताओ वहां पे क्या एक ही डीएनए होगा। अरे भाई साहब, भाई साहब आपको पता है कि एक ह्यूमन सेल में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 46 डीएनए होगा ना यार, ऐसे है कि नहीं, ठीक है, ऐसा मान लो डीएनए, ठीक है, और आपका रेड वाले डीएनए में ग्रीन वाले जीन में इंटरेस्ट है, सपोज दैट। तो अब आपने क्या करना है, आपने ऐसे एक सेल लिया या घने सारे लिया, अपना बताओ, सेम सेल टाइप ऐसा ही है, एक लिया या घने सारे, भाई साहब घने सारे लिए होंगे, एक सेल कैसे आप आइसोलेट कर लोगे। एक सेल आइसोलेट करने का टेक्निक बहुत हार्ड टेक्निक है और हो भी नहीं पाता है प्रैक्टिकली, ठीक है, बहुत मुश्किल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेन से एक सेल आइसोलेट करना। तो आपने मान लो कि मिक्सर ऑफ सेल ले लिया, मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू जो सेम टाइप के डीएनए और जीन रखते हैं, जो भी है, तो फंक्शनल जीन। अब क्या है, आपने इसको क्या करो, लाइस करो। लाइस करने के लिए सपोज दैट ये एनिमल सेल है, तो आप इसको लाइसिस के लिए क्या करोगे, लाइसिस के लिए कौन सा एंजाइम यूज करोगे, प्रोटीएज और लाइपेज। लाइसिस के लिए आप प्रोटीएज और लाइपेज यूज करोगे। सपोज दैट अगर ये बैक्टीरिया का रहता तो पेप्टाइडोग्लाइकेन को ब्रेक करने के लिए क्या करोगे, लाइसोजाइम, एंड आफ्टर दैट लाइपेज, प्रोटीएज, मेनली लाइपेज थोड़ा बहुत और प्रोटीएज भी थोड़ा बहुत। तुम्हारा एनिमल सेल है तो आप क्या यूज करोगे, प्रोटीएज और लाइपेज। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, उसके बाद क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी। चलो सेल मेम्ब्रेन तो ब्रेक हो गया, तो बताओ उसका कंपोनेंट सारा कहां गया भैया, उसका कंपोनेंट जो है लिपिड विपिड प्रोटीन प्रोटीन वो सब कहां गया, जिस टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं क्या उसी टेस्ट ट्यूब में रहेगा, यस और नो, यस रहेगा। चलो ठीक है, तो बताओ वो तो स्प्रेड हो जाएगा ना जी, वो तो स्प्रेड हो जाएगा ना इधर उधर, ठीक है, अच्छा ओके। अच्छा तो क्या आपका न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म वो सब भी इधर उधर, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ना भाई, प्रोटीएज और लाइपेज से तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ब्रेक हो जाएगा ना यार, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म सब मिक्स हो गया, अभी आरएनए डीएनए प्रोटीन ये सब इधर उधर फ्लोट कर रहा है। तो आपको तो उसमें से क्या लेना है, बोलो जल्दी से, क्या लेना है, केवल केवल क्या लेना है, डीएनए, ना आपको आरएनए लेना है ना आपको प्रोटीन लेना है। तो क्या करेंगे, तो पहले काम करो, सबको जो इधर उधर बौखड़ा है उस सबको एक जगह बैठाओ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे सेटअप को याद करो, दिन मैंने आपको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब दिखाया था इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले वीडियो में, याद है, जिसको कॉमनली हम लोग एपेंडोफ ट्यूब बोल देते हैं, कंपनी इतना फेमस हो गई है, एपेंडोफ तो कंपनी का नाम है। तो वो जो ट्यूब दिखाया था याद है, वो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब था, उसी ट्यूब में सब काम कर रहे हो आप, ठीक है। तो अब सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को क्या करोगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन में लगाते हैं,
ठीक है, आपको मैं सेंट्रीफ्यूज मशीन दिखाया नहीं हूँ, अगर होगा तो कभी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है उसमें लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब जो है एक पर्टिकुलर स्पीड से आरपीएम से घूमती है। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, पर्टिकुलर स्पीड से घूमती है। तो इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि हर मॉलिक्यूल को उसके मास के हिसाब से, मतलब उसके एक्चुअली में उसके डेंसिटी के हिसाब से उसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल जाएगा। मिल गया तो अब सपोज करो जो सबसे भारी होगा कहां जाएगा, सबसे सेंटर पे या सबसे दूर में? अरे इतना तो फिजिक्स आता होगा यार। सेंटर पे। जो सबसे भारी होगा सबसे सेंटर पे होगा। मास है और मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यार इतना भी बेवकूफ मत बनाओ यार। जो भारी होगा वो सबसे दूर जाएगा ना, जो भारी है वो सबसे दूर पहुंच जाएगा। अरे यार तुम सिंपल सा सोचो, जब एक पत्थर लेके दो पत्थर एक ही सूता धागे में बांधे हो और जब उसको घुमाना शुरू करते हो तो भारी वाला पत्थर दूर की तरफ ऐसे रोटेट करता है या हल्का वाला? यस सर, भारी वाला है ना, दूर तो जाएगा। मास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना। तो जो भारी वाला है वो इधर आ गया, हल्का वाला इधर आ गया, उससे हल्का इधर आ गया, सब तो मास के हिसाब से क्या हो गया, डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट हो गया। अभी घूम रहा है, सब घूम रहा है लेकिन अलग हो चुका है, हो चुका है अलग। अब सोचना, जैसे ही आप इसको रोकोगे तो फिर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो खत्म हो जाएगा ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के आप सेपरेट कर चुके हैं, अब क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सब क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से वही सेटल डाउन हो पाएगा जहां ग्रेविटेशनल फोर्स सफिशिएंट होगा उन सभी को नीचे बैठाने के लिए। तो पता है वो सारे कंपोनेंट सेटल डाउन हो जाएंगे एक्सेप्ट आरएनए, डीएनए, प्रोटीन। और सेल के अंदर और भी कई सारे कंपोनेंट है ना जी। तो सेल के अंदर मिनरल फिनरल सब सेटल डाउन हो जाएगा नीचे आके, नीचे जो जमेगा उसको बोलेंगे पैलेट। क्या बोलेंगे, पैलेट। तो बताओ पैलेट में क्या है, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन को छोड़ के सब कुछ है। तो लेकिन यार अभी भी तो इसमें तैर कौन कौन रहा है, डीएनए, प्रोटीन और क्या, आरएनए। डीएनए में भी सारे डीएनए, डीएनए में भी सारे डीएनए। तो मुझे बता आरएनए, डीएनए, प्रोटीन सब फ्लॉट कर रहा है अभी भी, बाकी चीज नीचे बैठ गया। तो एक काम तो आसान हुआ ना यार, एक काम तो आसान हुआ ना। तो अब आप क्या करोगे, जो नीचे पैलेट बैठा है उसको छोड़ देना है, हल्के से क्या करना है, या तो पाइपेट, पाइपेट समझते हो, इस टाइप का, इस टाइप का होता है। ठीक है, मैं उस दिन दिखाए थे पाइपेट, याद है वो जो वीडियो में हो रहा था। यस सर। या तो आप पाइपेट से आहिस्ते आहिस्ते ले लो, उठा लो, या नहीं तो अगर आपका सैंपल ज्यादा है तो आप विदाउट पाइपेट इसको डायरेक्टली दूसरे फ्रेश सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में ले आओ। तो उसमें क्या है बताओ, साइटोप्लाज्म का थोड़ा सा कंटेंट है और बाकी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन है। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, डीएनए। डीएनए। तो अब आप क्या करो कि अदर मैक्रोमोलिक्यूल जैसे आरएनए और प्रोटीन, अदर मैक्रोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के लिए आप उसका रेस्पेक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम डाल दो उसमें। तो मुझे बताओ आप कौन, आपको क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। तो आप आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएज एंजाइम डाल दो। अब एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है, सुना ध्यान से, और आपसे डिफरेंस भी पूछा है। आरएनए, आरएनएज और आरएनएज, इन दोनों में क्या अंतर है? ए एस नहीं है यहाँ पे, शायद एस है सेवल। एस होगा, क्या क्या, एस होगा सिर्फ, एस ई होगा प्लूरल में, ऐसा कुछ देख लेना वर्ड। ठीक है, तो आरएनएस और आरएनए, तो जहां पे भी एएसई आएगा वो एंजाइम होगा, मैं पहले ही बता रखा हूं। तो ये एक्चुअल में आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, ऐसे डीएनएज डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। और ये क्या, ये प्लूरल ऑफ आरएनए, कई सारे आरएनए, डीएनएस कई सारे डीएनएस। इसलिए मैं जब भी एंजाइम वाला वर्ड को बोलता हूं तो थोड़ा और खींचता हूं, आरएनएज, डीएनएज, ताकि पता चले एंजाइम है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनए यूज कर लोगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीन यूज कर लोगे। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप इस स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज नहीं करोगे? डीएनए। डीएनए। बोलो क्यों? अगर आप डीएनए यूज कर लिए तो आप डीएनए डाइजेस्ट कर दिए तो आप काम क्या करने जा रहे हैं? आप तो डीएनए को आइसोलेट करने वाले थे। जब डीएनए डाइजेस्ट होगा तो आइसोलेट क्या होगा? तो इन दिस स्टेप आप डीएनए यूज नहीं करोगे। चलो, तो बाकी कुछ डाइजेस्ट हो गया तो बताओ, डाइजेस्ट हो गया था वो और हल्का हो गया ना,
अब और वो हल्का हो गया तो उसके सारे, अब फिर से क्या करो, फिर से क्या करो, सेंट्रीफ्यूज कर दो। तो सेंट्रीफ्यूज। जैसे सेंट्रीफ्यूज करोगे तो उसके जो भी कंपोनेंट होंगे वो सब असेंबल होकर मतलब कि मास टाइप का बन जाएगा और फिर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स से सेटल डाउन हो जाएगा। फिर से पैलेट क्या करोगे, रिमूव कर दोगे और फाइनली डीएनए फ्लॉट कर रहा है। लेकिन आपको तो फ्लॉट डीएनए नहीं चाहिए ना, सारे के सारे डीएनए इकट्ठा चाहिए ना। तो काम करो, पहले इस पूरे कंपोनेंट को एक फ्रेश टेस्ट ट्यूब में डाल लो, निकाल लो। और अब आप क्या करो, उसमें डीएनए क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है ना जी, इधर उधर डीएनए, सारे डीएनए उसमें, वो डीएनए भी जिसमें आपका डीआर जीन और वो डीएनए भी जिसमें आपका डीआर जीन नहीं। अब आप क्या करो, एक इसमें कंपोनेंट डालो जिसका नाम है चिल्ड इथेनॉल, ठंडा इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल जब आप डालोगे इसके अंदर तो चिल्ड इथेनॉल ना प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है डीएनए का, सारे डीएनए को एक जगह इकट्ठा कर देगा। और पता है वो कैसा दिखेगा, मैं कैसे बताऊं तुम्हें, मतलब कि डीएनए का धागा एकदम जमा हुआ जैसा टाइप का दिखेगा। मतलब कि एनसीईआरटी में डायग्राम भी देख लेना, मैंगो जूस जब बनाते हो ना, मैंगो जूस, तो मैंगो जूस का जो इनिशियल स्टेप होता है, जब उसको मिक्सर में डालते हो, जो इनिशियल स्टेप होता है एकदम फाइबर फाइबर टाइप का दिखने लगता है, कुछ उस प्रकार का दिखेगा, ऑरेंज कलर का। तो वो भी क्या होगा कि पर्टिकुलर जगह प्रेसिपिटेट हो जाएगा और उसमें जो लिक्विड कंपाउंड ऑरेंज कलर का दिखेगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और जो पर्टिकुलर और जो अदर कंपाउंड होगा वो सब फ्लोट कर रहा होगा। तो अब आप क्या करोगे, इस प्रेसिपिटेटेड कंपाउंड को क्या करोगे, निकाल लोगे। तो बताओ क्या इसी में आपका क्या है, इसी में आपका वो डिजायर्ड जीन भी है और बाकी अदर डीएनए भी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो क्या डीएनए आइसोलेट हो चुका है, लेकिन उसमें सारे डीएनए, हेलो, लेकिन डीएनए आइसोलेट हो चुका है, यस और नो। तो फिर से यहां तक क्या क्या किया, मैं फिर से बता रहा हूं। आपने सेल लिया, सेल का लाइसिस किया बाय यूजिंग लाइसिंग एंजाइम, तो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल जो भी था वो सब ब्रेक हो गया। आफ्टर दैट आपने क्या किया कि सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद डीएनए आरएनए और प्रोटीन फ्लोट कर रहा था, तो आपने आरएनए और प्रोटीन को, अगर लिपिड है तो लिपिड को भी लाइपेज से, प्रोटीएज से और आरएनए से डाइजेस्ट कर दिया, डीएनए यूज नहीं किया है, ठीक है, नहीं तो डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद वो सब भी प्रेसिपिटेट हो गए, मतलब कि नीचे सेटल डाउन हो गए। अब अभी आपका डीएनए फ्लोट कर रहा है, प्रेसिपिटेटेड नहीं है, अभी आपका डीएनए फ्लोट कर रहा है। अब आप उसको अलग टेस्ट में निकाल के चिल्ड इथेनॉल डाले। चिल्ड इथेनॉल डीएनए के लिए प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, तो जैसे ही डालेंगे तो ज्यादा डीएनए ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, सपोज दैट इस टेस्ट ट्यूब में ये इस तरीके से है, तो अब इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। बोलो क्यों, क्योंकि देखो चारों ओर से फ्लूइड उसके साथ तो रहेगा ही ना यार, फ्लूइड उसके साथ रहेगा। वो एक्चुअल में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है और थोड़ा बहुत मिनरल्स भी है, जो हल्के मिनरल्स हैं वो भी हैं। तो अब इससे हमको केवल डीएनए निकालना है, तो कैसे निकालोगे, उंगली से निकाल नहीं सकते, कंटामिनेशन हो जाएगा, और कोई चीज से निकाल नहीं सकते क्योंकि बड़ा सिलपड़ी होता है। तो अब आप क्या करोगे, इस टाइप का ब्रश होता है, जैसे कि घर में बोतल साफ करने वाला ब्रश नहीं होता इस टाइप का, अरे इस टाइप का, ऐसे ऐसे मत करना, ऐसे ऐसे मत डालना ब्रश, उल्टा करके नहीं डालना। उसका क्यों नहीं डालना अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे करके डालोगे, तो जब ये ब्रश डालोगे तो जब नीचे चला तो जाएगा, आराम से चला गया। अब जब इसको खींचोगे तो बताओ, खींचने में ये डीएनए धागा जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में पड़ रहा है ना, खिंचाव के, अरे खींच इधर रहे हो ना, तो खिंचाव के धागा यस अपोजिट, ऊपर तो की तरफ। इसमें क्या हो जाएगा, फंस जाएगा वो मॉलिक्यूल, फंस जाएगा। तो जो फंसा उसको थोड़ा देर से छोड़ो, पानी नीचे कर जाएगा, फिर उसको अलग जो भी अपरेटस में आपको आगे एक्सपेरिमेंट को फर्दर प्रोसीड करना है उसमें आप रिमूव कर लो। दिस प्रोसेस रिमूविंग ऑफ यानी कि कलेक्शन ऑफ प्रेसिपिटेटेड ऑरेंज डीएनए मॉलिक्यूल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पूलिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्पूलिंग बाय यूज ऑफ दिस स्पूलिंग। ब्रश, ये भी एनसीईआरटी का टर्म है, स्पूलिंग। तो यहां तक अब आपके हाथ में क्या आ चुका है, यहां तक आपके हाथ में आ चुका है व्हाट, प्रेसिपिटेटेड डीएनए। डीएनए। और वो डीएनए में डिजायर्ड जीन भी है और जो वो भी डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको तो क्या चाहिए, डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड जीन। पहले तो डिजायर्ड डीएनए ले आओ यार, जीन तो निकाल लेंगे उससे आरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट के, पहले तो डिजायर्ड डीएनए ले आओ, नहीं तो चलो आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन भी कर लो। अब मुझे बताओ, अभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन ना भी करें तो हम डिजायर्ड डीएनए को कैसे निकालेंगे, टेक्निक बता चुका हूं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या आपको इसमें सारे के सारे ह्यूमन का है तो सारे के सारे डीएनए का सीक्वेंस आपको पता होगा, साइज मॉलिक्यूलर वेट सब कुछ पता होगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लो, जिस पर्टिकुलर जीन पे आपका इंटरेस्ट ऑफ, जिस पर्टिकुलर डीएनए पे आपका इंटरेस्ट ऑफ जीन है उसका भी आपको पता होगा, साइज वाइज मास वगैरह सब कुछ। तो उस हिसाब से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके आप सेलेक्ट कर लो कि आपका डीएनए कौन है। सेलेक्ट कर लिया, सपोज दैट कि आपका डीएनए सेलेक्ट हो चुका है कि ये वाला है,
मगर इसको जब इसमें आपका जीन इंटरेस्ट ऑफ जीन तो केवल यही है। अब आप अगला स्टेप क्या करोगे? सेकंड स्टेप क्या हुआ? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। थर्ड स्टेप क्या होगा? डायरेक्शन Restriction ऑफ generation. दिस डिजायर्ड डीएनए टू गेट डिजायर्ड जीन बाय यूजिंग, अब आप यूज करोगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या कि ये पर्टिकुलर साइट पे ही कट लगेगा और ये डिजायर्ड जीन अलग हो जाएगा। मतलब अब डिजायर्ड जीन तो कई सारे कट जाएंगे वहां पे, उसमें भी आप डिजायर्ड जीन को फिर कैसे आइसोलेट करोगे? अगेन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बताओ क्या आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से फाइनली आपके हाथ में डिजायर्ड जीन आ चुका है? यस, डिजायर्ड जीन आपका आ चुका है। इसके आगे की स्टेप अभी हम अगली मीटिंग में चर्चा करेंगे, क्योंकि 3 मिनट में हो नहीं पाएगा। चलिए आइए मिलते हैं अगली मीटिंग में।